हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसका आपका नेक्स्ट पेपर है और लास्ट भी है ना। तो ज़्यादातर लोगों ने जो ऑप्ट किया है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन है। तो इसकी 2 क्लासेस हम कर चुके हैं, 2 मैराथन कर चुके हैं, ये लास्ट वन है। यानी इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सारे इंक्लूड करेंगे हम, जितने भी पिछले 7 साल में पूछे गए हैं 2017 से लेके और 23 तक के। ठीक है, जितने भी पेपर हैं उनके शॉर्ट भी मैंने रखे हैं और वेरी शॉर्ट भी मैंने रखे हैं इसके अंदर। तो 2 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं, जिसमें मैंने लॉन्ग टॉपिक कराए हैं और ये 3rd वन है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। बाकी पीडीएफ जो है उसकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। क्लास देखने के बाद पीडीएफ पढ़ लेना, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्योंकि जब टाइम लगता है, जब क्लास कंप्लीट हो जाती है, तभी मैं अपलोड कर देती हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे अभी मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, बस एक स्टोरी कल लगाई है जो आप लोगों ने भेजी थी। मैं देखो पर्सनली तो किसी को जानती नहीं, लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो जो छोटी सी क्लिप आप लोगों ने भेजी थी वो मैंने अपनी स्टोरी पे लगा दी है। बाकी अगर आप और कोई भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, कोई भी चीज़ भेजते हैं, तो मैं स्टोरी पे लगा दूंगी, मेंशन कर दूंगी आपको। ठीक है, बाकी आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, तब एक्टिवली काम करेंगे इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे इंस्टाग्राम में भी। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 2023 के। 2023 में किस तरीके के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो है क्वेश्चन नए बहुत आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। कैसे, एक सेकेंड रुकिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कुछ भी पूछ लेता है। ये नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं इसी में से आएगा, या फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, कितना भी पढ़ लीजिए। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, और पर्यावरण बहुत बड़ा है, ये नहीं पता क्या पूछ ले एग्जामिनर। लेकिन जो अब तक पूछा गया है पिछले 7 सालों में, 7 साल बहुत होते हैं, वो हम सारा कवर हमने कर लिया है। मतलब आज की वीडियो लगा के सारा कवर हम कर लेंगे। ठीक है, अब जो इसमें से आता है वो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2023 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी फूलों की जो घाटियां किस राज्य में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो उत्तराखंड इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी फूलों की जो घाटी है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। देखो ये अमर क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो इकोलॉजी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है कि इकोलॉजी जो इकोसिस्टम वर्ड है वो किसने दिया है। तो एजी ट्रांसले ने दिया है, आर्थर ट्रांसले बोल सकते हैं। 1935 में। डेट इसकी पूछी नहीं जाती, नाम हर जगह पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परमानेंट हैं, मतलब सदाबहार हैं कि ये बदल ही नहीं सकते। अब जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे क्वेश्चन कोविड के आए थे, है ना। तो ये होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये हमेशा फॉरएवर क्वेश्चन है, सदाबहार, कि एनवायरनमेंट जब तक चलेगा बीएड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि इकोसिस्टम किसने कॉइन किया है। तो एजी ट्रांसले ने किया है 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन एटमॉस्फेयर। तो सिर्फ नाम हम बता सकते हैं अगर वेरी शॉर्ट में पूछा है तो, कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर हैं। तो 5 मेन लेयर हैं। सबसे नज़दीक की जो है ट्रोपोस्फेयर है, फिर उससे ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर आती है मीजोस्फेयर, उससे ऊपर आती है थर्मोस्फेयर, उस सबसे ऊपर जो बाहर की परत है वो है एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। हिंदी में देख लीजिए, शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, थर्मोस्फेयर है और बहिर्मंडल है। ठीक है, ये आप लिख देंगे, सिर्फ नाम पूछा है वेरी शॉर्ट में। व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी अनवीनीकरण संसाधन क्या हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड विद इन अ ह्यूमन टाइम स्केल, यानी एक पूरे मानव समय सीमा के भीतर जो चीज़ दोबारा से नहीं बन पाती, उसे बनने में बहुत टाइम लगता है, हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल जो ऑयल है, नेचुरल गैस कोयल हम यूज़ करते हैं, मिनरल्स गोल्ड सिल्वर आयरन कॉपर जो खनन से निकलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स यूरेनियम और थोरियम। तो ये जो रिसोर्सेज है मिलियन ऑफ ईयर्स इन्हें लगते हैं दोबारा से रिन्यू होने में। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी अगर जल्दी से रेप्लेनिश नहीं हो सकते। ठीक है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी पृथ्वी दिवस बनाया जाता है 22 अप्रैल को। रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है।
तो याद रखना है 22 अप्रैल को बनाया जाता है। नेम टू रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवरों के विलुप्त होने के 2 कारण बताइए। तो सबसे ज्यादा क्या है भाई, देखो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, यानी आवास का विनाश होता है। जैसे पेड़ कट गए, मानो बड़ा जंगल है और जंगल काट दिया, तो जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो भी वहां से चले जाएंगे, और धीरे धीरे अगर उनके 2-4 स्थान ऐसे बदल जाएंगे तो वो एक तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। तो विलुप्त होने का क्या कारण है, उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना, यानी उनके आवास का विनाश होना, या फिर शिकार होना, या तो अवैध शिकार या अत्यधिक शिकार होना, यानी ज्यादा उनका शिकार हो जाए, मार दिए जाए बहुत ज्यादा नंबर में, या फिर अवैध शिकार उनका कर रहे हैं, इलीगल पॉचिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स। नेम एनी वन कोज ऑफ ओजोन होल, जो ओजोन छिद्र है उसका कोई एक कारण बताना है। तो CFC उसका मेन रीजन है। CFC की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये याद करके जाना, ठीक है। These man-made chemicals once released in the atmosphere break down ozone molecule thinning the ozone layer, यानी ये हमारे द्वारा मैन मेड केमिकल्स हैं जो एक बार रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, और इसके जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं टूट जाते हैं और जो ओजोन की परत है उसे पतली कर देते हैं। Who is चेयरमैन ऑफ सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, ये क्वेश्चन भी 2 बार अब तक पूछा गया है। अगर लास्ट अपडेट देखा जाए 2023 की, तो चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। रीजन फॉर एसिड रेन इन द एक्सेस ऑफ डैश इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है उसका क्या कारण होती है, क्या कौन सी गैस उसमें निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता है, उसकी वजह से जो वर्षा है यानी रेन जो है उसमें एसिड मिक्स होकर आता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में, ठीक है। इसमें याद करने का बहुत मटेरियल है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश का पानी जो है उसे हम इकट्ठा करके रख लें, स्टोर करके रख लें, जिससे कि हम उसे बाद में यूज कर सके, तो इस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन यानी बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग यानी इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, स्टोर करके कहीं भी रख लें कि हमें बाद में यूज आ जाएगा, तो वो होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग rainwater for later use. It involves capturing runoff from rooftops, paved areas और other surfaces and storing it in tanks, यानी हम किसी भी तरीके से इसे कैप्चर, किसी भी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हैं, छतों पे, पक्के क्षेत्रों में, सतह की अफवाह में, या फिर झोड़ बना के, किसी भी तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। काम किसके आएगा ये भाई, हमें खेतों की भराई करनी है, इरिगेशन करनी है, सिंचाई करनी है, खेत भरने हैं, या पीने के लिए तो आता नहीं है, देखो ड्रिंकिंग वाटर तो होगा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, या फिर हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है तो हम इसका काम ले सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में आया है, 2 बार देखो आ गया क्वेश्चन। What do you mean by renewable energy resources? Renewable energy sources are natural resources that can be replenished और regenerated, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, यानी हमने यूज कर ली लेकिन दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास एनर्जी। मानो सोलर, अब जैसे कि सोलर से हम क्या है, हमने सोलर प्लेट लगाई हुई है अपने घर पे, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमारे घर नहीं लगी है, सोलर प्लेट लगाई हुई है, तो हम उन्हें यूज करते हैं, दिन में वो चार्ज हो गई सनलाइट से और फिर हम उसे रात में यूज कर सकते हैं, तो ये क्या है, सोलर है, यानी रीजनरेट हो रही है, तो ये क्या कहलाती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19, देखो ये रिपीटेड नहीं है, जब कोरोना वायरस हुआ था उस टाइम पे, कोविड चल रहा था मतलब उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था 2019-20 के पेपर के आसपास, ये 20 का पेपर है शायद, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। देयर इज डिफिकल्टी इन सप्लाई ऑफ विच गैस फॉर कोरोना पेशेंट, देखो उस टाइम पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था तो लोगों को किस चीज की दिक्कत हो रही थी, तो ये कॉमन क्वेश्चन था, अगर कोई छोड़ के आया होगा तो गलत बात है। उस टाइम पे ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे पेंडेमिक के दौरान।
डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित करना है तो ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, यानी लंबे समय तक जो अर्थ का टेम्परेचर अगर वो बढ़ता रहे, और बढ़ता किस वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, यानी हमारी वजह से, क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं, हमने पेड़ काट दिए हैं, एसी घर में लगा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, गाड़ियाँ इतनी चला रहे हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। मेंशन द 3 प्रिकॉशंस फॉर द सेफ्टी फ्रॉम कोरोना वायरस, ये भी उसी टाइम पे आया था, उसके बाद ना रिपीट हुआ है ना उससे पहले। कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु 3 सावधानियां बताएं, तो भाई उस टाइम पे क्या था कि भाई मास्क पहनना जरूरी है, हाथ धोना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो 100 गज की जो भी कुछ है 2 गज है वैसे, तो मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, उस टाइम पे ये तीनों बहुत ट्रेंड में थे। तो ये क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन आए थे कोरोना वायरस से। मेंशन द 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल यानी जो रेप्लिनिश नहीं हो सकते, जो रीजनरेट नहीं हो सकते, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो कौन सा है, कोयल है, ऑयल यानी पेट्रोलियम है, और नेचुरल गैस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बार आया अब तक। अब 2021 के पेपर को देख लेते हैं। नेम द गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए कौन सी गैसें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर। ठीक है, कोई भी गैसेज लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 भी इनफ है अगर वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, जो भी आपको याद रहे। हु इनिशिएटेड चिपको मूवमेंट एंड वाई, देखो ये एनवायरमेंट का बहुत ही हॉट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन पूछा अब तक एक ही बार गया है। चिपको मूवमेंट लेड बाय एक्टिविटीज लाइक सुंदर लाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट प्रोटेस्टेड डिफोरेस्टेशन, यानी पेड़ जब कट रहे थे, वन कट रहे थे, तो इन्होंने क्या है, पेड़ को ऐसे हक कर लिया था, उन्हें गले लगा लिया था कि भाई अब काट के दिखाओ, यानी इस तरीके से इन्होंने विरोध किया था। तो इनका नाम हर जगह आता है कि इन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया था। इन्होंने एक्टिविटी ऐसी की थी, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। ठीक है। इन विच कंट्री अर्थ समिट 1992 वाज ऑर्गेनाइज, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया। तो अर्थ समिट को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED फुल फॉर्म भी देख लेना। ये ऑर्गेनाइज हुआ था ब्राजील में, रायो दे जनारिया। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी के अंदर जहाँ हम लोग रह रहे हैं। 2 सोयल पॉल्यूटेंट बताने हैं, यानी जो मृदा को प्रदूषण करते हैं, यानी सोयल को खराब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो क्या करते हैं, सोयल पॉल्यूट हो जाती है तो फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करके, कीटनाशक, जो कि हम आज लोग करते हैं, सब करते हैं। जो भी खेत किसान है वो इतनी दवाई मारते हैं, इतनी दवाई लगाते हैं, इतनी स्प्रे होती हैं जिससे कि भाई उपज अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन उससे क्या होता है, मिट्टी का विनाश होता है। हैवी मेटल्स हम यूज़ करते हैं, लीड, मरकरी और कैडमियम। When was the वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, देखो दोबारा आ गया, 5 जून को मनाया जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ यूनेप, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन विच ईयर अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जोहान्सबर्ग, तो अर्थ समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका was the world summit on sustainable development and it took place in year 2002। ठीक है। What is the main objective of अर्थ स्कैन, अर्थ स्कैन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देना, एनालाइज करना और उसका सॉल्यूशन निकालना कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे तो 22 मार्च बनाया जाता है, 22 मार्च को। 2020 का पेपर आ गया, देखो क्वेश्चन रिपीट है कि इकोसिस्टम किसने दिया है, एजी ट्रांसले ने 1935 में, 2 बार अब तक आ गया। फुल फॉर्म ऑफ WWE, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 2 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, कोई भी 2 लिख सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, रिपीटेड, दोबारा से रिपीट हो गया, उत्तराखंड में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तीसरी बार रिपीट हुआ है 5 जून। तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, ना भूलना है, याद करके अच्छी तरीके से जाना है। मेन गैस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और वेरी शॉर्ट के लिए। रन ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर विच एनिमल, ये एक बार पूछा गया है। तो रन ऑफ कच्छ है वास्ट
साल्ट मार्श लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एस, यानी क्या है, जंगली गधों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ONGC स्टैंड फॉर, ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में, ठीक है। नेशनल पार्क रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ राइनासोर्स, यानी गैंडे के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम के अंदर, वो किसके लिए जाना जाता है, वहां पे किसका संरक्षण होता है, गैंडों का, वन हॉर्न राइनासोर्स, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे। 2019 का पेपर है कि एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं दैट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म और अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सोयल, फ्लोरा, फौना एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, लिविंग भी, नॉन लिविंग, सारे ऑर्गेनिज्म, सारी कम्युनिटी, पानी, हवा, जल, वायु, सोयल, मिट्टी, फ्लोरा, फौना, प्लांट्स, एनिमल, सबका इंटरेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, यानी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या है, विविधता यानी अलग अलग तरीके, अब विविध कोई भी हो सकता है, विविध यानी अलग अलग तरीके के इंसान, चाहे प्लांट हो, अलग अलग स्पेसीज प्लांट्स की, एनिमल्स की स्पेसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसीज, और जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी अलग अलग जीन्स वाले, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और पूरा इकोसिस्टम जो मिलके बनाते हैं, इन सारों को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये किसके अंदर आते हैं, सारे जैव विविधता के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों से है, जिसमें पौधे भी आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, और उनकी अलग अलग जितनी भी प्रजाति है वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता यानी अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्पेसीज आपको मिलेंगी, जैसे कि पौधों में बहुत सारी स्पेसीज मिलेंगी, प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2, देखो दोबारा से रिपीट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, दोबारा से रिपीट है, बार बार रिपीट हो रहा है। BOD की फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंग्लिश में भी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही लिखा जाएगा। इटाई डिजीज कोज बाय विच एलिमेंट, इटाई डिजीज कोज बाय इंजेक्शन ऑफ कैडमियम और टॉक्सिक हैवी मटेरियल, यानी इटाई रोग क्या है, जहरीली भारी धातु कैडमियम के अंतर्गत के कारण होता है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर्स ऑफ विच इकोसिस्टम, तो फाइटोप्लैंक्टन किसके अंदर आते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। एक्वेटिक से क्या मतलब है, जो पानी से जुड़ा हुआ, एक्वेटिक वर्ड ही वाटर से रिलेट है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन वाटर इकोसिस्टम, यानी खारा पानी और मीठा पानी, जो कहाँ पे मिलता है, ओशन में, सीज में, लेक्स में, रिवर में, यानी जितने भी समुद्र हैं, झील हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, उनमें पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या रोल है कि भाई ये मेराइन, इसके अंदर मेराइन वाटर आता है और फ्रेश वाटर आता है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पूरे इकोसिस्टम के लिए यूजफुल है। लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है, फ्रेश वाटर, क्योंकि ज्यादा जो इकोसिस्टम के अंदर कंज्यूम होता है वो फ्रेश वाटर होता है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो किसको कंज्यूम करते हैं, फ्रेश वाटर को कंज्यूम करते हैं। ताजमहल इज थ्रेटन ड्यू टू विच गैस, यानी किस गैस के कारण ताजमहल को खतरा है, तो ताजमहल पे अम्लीय वर्षा जो होती है, जो एयर पोल्यूशन है और एसिड रेन, दो चीजों का उसे खतरा है। प्राइमरी कोज बाय सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन लीडिंग टू एसिड रेन, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी वजह से ताजमहल की जो चमक है वो खराब हो रही है, ताजमहल का जो पत्थर है वो खराब हो रहा है। उसमें से क्या गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज द रिचेस्ट एरिया इन इंडिया, अगर जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का समृद्ध क्षेत्र है वेस्टर्न घाट रीजन इन इंडिया, ठीक है, पश्चिमी घाट। इट हार्बर्स अ वास्ट एरे ऑफ, यहाँ बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेसीज पाई जाती हैं। राइट एनी वन काइंड ऑफ एनवायरमेंट, कोई भी एक तरीके का एनवायरमेंट लिख सकते हैं, तो दो तरीके के एनवायरमेंट पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम,
टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मैराइन एनवायरनमेंट, बहुत कोई भी एक एनवायरनमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। वन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज मैराइन एनवायरनमेंट इन विच ओशन, सीज एंड कोस्टल एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय साल्ट वाटर एंड डाइवर्स मैराइन वाटर, ठीक है। वन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक के अंदर सारी चीजें क्या आती हैं, लिविंग चीजें आ जाती हैं। अबायोटिक के अंदर क्या आती हैं, नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं। देखो एक नंबर में छोटा सा डायग्राम बना देना, छोटू सा, एक नंबर पूरा, चाहे आप आंसर भी मत लिखो, ये डायग्राम ही बना दो खाली। राइट, टू एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं, तो भाई बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी फॉरेस्ट सपोर्ट डाइवर्स प्लांट, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, वन, वन में क्या है, अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं, और जब इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इकोसिस्टम को मेंटेन करके रहते हैं, और जब सारा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी होगी। क्लाइमेट रेगुलेशन, यानी क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे कि क्लाइमेट रेगुलेशन होता रहता है, यानी जलवायु विनियमन रहता है, यानी क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट रहती है। राइट, वन मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण की एक विधि लिखिए, तो वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो उसका एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश का जो पानी है उसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाद में किस चीज के काम आता है, सिंचाई के काम आता है, और भी हम बहुत सारे यूजेस ले सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, साफ सफाई के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये कोई भी एक तरीका आप लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, सोलर एनर्जी, लैंड, वाटर, ऑल ऑफ द अबव, डी आएगा। नेम वन एडवांटेज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एक एडवांटेज बतानी है वाइल्ड एनिमल्स की, तो वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1952, सही है, ट्रू है। वन कोज ऑफ ओजोन होल, तो ओजोन होल किसकी वजह से हो रहा है, CFC की वजह से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लड, यानी बाढ़ से एक हानि लिखिए, तो बाढ़ से क्या होता है, लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की प्रॉपर्टी, जिससे उनका इकोनॉमिक लॉस भी होता है, वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं, हर तरीके का दुख आता है, तो ये डिसएडवांटेज ही है फ्लड के। वन कोज ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप का एक कारण बताइए, तो वन कोज ऑफ भूकंप, भूकंप किसकी वजह से होता है, भूकंप का एक कारण क्या है, पृथ्वी की पपड़ी में 200 के साथ टेक्टोनिक प्लेटों की गति है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंपीय तरंगों के रूप में निर्मित ऊर्जा निकलती है, ठीक है। व्हाट इज ओजोन लेयर डेप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, ओजोन परत का क्षरण क्या है, ओजोन लेयर डेप्लीशन इज द रिडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, यानी जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसका रिडक्शन हो जाता है, वो कम हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस, कुछ इस तरीके के सब्सटेंस हैं, और उससे क्या होता है, UV रेज आ जाती हैं हमारी पृथ्वी तक, जो हमारे लिए हार्मफुल है। राइट, वन कॉजेज ऑफ फ्लड, बाढ़ का एक कारण लिखिए, तो बाढ़ किस वजह से आती है, जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो, जब बहुत ज्यादा वर्षा हो रही हो, तो उसकी वजह से बाढ़ आती है, जिससे क्या होता है, जितने भी नदी नाले ये सब हैं, ये इनमें ओवरफ्लो हो जाता है, पानी का पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है ना। कहते दिल्ली में जमुना इतनी ऊपर चढ़ी, पानी पानी हो गया, बस में पानी और सड़कों पे पानी, लोग इतना आधे आधे पैर उनके डूब रहे हैं, गर्दन तक पानी आ गया, तो वो क्या है, हैवी फ्लो हो जाता है पानी का, और जब ओवर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। राइट, वन कोज ऑफ अर्थक्वेक, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को कंजर्व करने में स्कूल का क्या रोल है, तो स्कूल क्या करता है, बच्चों को एजुकेशन देता है, बच्चों को अवेयर करता है, जो जितने भी पर्यावरण के मुद्दे हैं उन्हें लेके अवेयर करता है बच्चों को, इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाता है, जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जाता है, किसकी जिम्मेदारी, एनवायरनमेंट को लेकर जिम्मेदारी, कि हमारी भी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, कंजर्व कर सकें। फुल फॉर्म ऑफ FRI, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म ऑफ FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट, रेमेडीज ऑफ सोयल कंजर्वेशन, यानी मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, तो सोयल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, टेरेसिंग कर सकते हैं, सीढ़ीदार बना सकते हैं, ठीक है, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं, कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, यानी समूच जुताई इस तरीके से कर सकते हैं, फसल चक्र कि एक बार हमने गेहूं बो दिए, एक बार ये कुछ और फसल लगा दी, एक बार सरसों को बो दिया, और इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कॉन्टोर प्लोइंग, ठीक है।
टेरेसिंग, टेरेसिंग क्या होता है? छत पे, ये है टेरेसिंग, ये टेरेसिंग है, यानी सीढ़ीदार इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे पानी का बहाव सब में आ जाएगा जितनी भी ये लाइनिंग बनी हुई है, और फसल भी अच्छी होगी। या फिर क्या कर सकते हैं? कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ईख नहीं बोते हैं, गन्ना उगाते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन, बदल बदल के क्रॉप कर सकते हैं कि इस बार मुंजी उगा दी, दूसरी बार गेहूँ उगा दिए, उससे अगली बार सरसों उगा दी, फिर और क्या उगा सकते हैं? ईख उगा दी, अब जो बीच का मौसम होता है उसमें ज्वार लगा दी, इस तरीके से। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उन्हें सब पता होता है। राइट, सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बताइए। तो सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इंक्लूड, किससे होता है नॉइज? भाई ट्रांसपोर्टेशन, ये ऑटो इतनी आवाज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इतनी आवाज़ करती हैं, इंडस्ट्रीज़ में इतना शोर होता है, हमारे इस तरीके के इवेंट डीजे बज रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हाउस होल्ड एप्लियंसेस, घर में बूफर बज रहे हैं, होम थिएटर बज रहे हैं, जिससे कि क्या है? नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो भाई रेज जो हैं, जो हार्मफुल रेज हैं, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट ही करती हैं। तो सही बात है, ट्रू है, क्योंकि इससे किस चीज़ का खतरा बढ़ता है? कैंसर का खतरा बढ़ता है, जेनेटिक म्यूटेशन का खतरा बढ़ता है, और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। पोल्यूशन इफेक्ट द ओजोन लेयर, ट्रू और फॉल्स? तो सही बात है, पोल्यूशन हमारी जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, उसे क्या है? प्रभावित करता है, ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल गंगा अथॉरिटी? तो प्राइम मिनिस्टर हैं। कोज ऑफ थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? जब पानी का टेम्परेचर एवरेज से या नेचुरल से ज़्यादा हो जाता है ना, यानी पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म अगर होगा, चाहे नदी का हो, चाहे नाले का हो, झोड़ का हो, किसी भी जगह जहाँ पानी इकट्ठा है, अगर वहाँ का पानी गर्म होगा तो वहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो भी अफेक्ट होंगे। कुछ जीव जंतु पानी पी नहीं पाएंगे, और जो पानी के अंदर हैं, अगर पानी गर्म है तो वो मर जाएंगे। तो बहुत सारे कारण इसके होते हैं। कारण क्या है? तो पावर प्लांट है, यानी क्या करते हैं? पानी को कूल करने का काम करते हैं। तो कूल करते हैं तो उससे बाहर से भी तो हीट निकलती है ना। अब जैसे हम फ्रिज में पानी रख रहे हैं, तो फ्रिज के अंदर तो बहुत कूलिंग है, लेकिन बाहर क्या है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से पावर प्लांट जो है वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी जो औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे गर्म पानी डिस्चार्ज होता है फैक्ट्रीज के द्वारा, और वो कहाँ जाता है? नदी नालों में जाता है। अर्बनाइजेशन, यानी इंक्रीज पेमेंट एंड बिल्डिंग एब्जॉर्ब हीट एलिवेटिंग एयर एंड वाटर टेम्परेचर। जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, फुटपाथ, इमारतें हैं, वहाँ भी क्या है? तापमान बढ़ता रहता है, पानी का बढ़ जाता है। डिफोरेस्टेशन, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उसकी वजह से भी पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अब देखो, अगर पेड़ हैं कि कहीं भी आप देखो अपने खेत में, अगर आपने देखा होगा, मैंने देखा तो बहुत टाइम पहले, कि हमारी जो ट्यूबवेल थी वहाँ बहुत बड़ा पेड़ था, तो उसका पानी बहुत ठंडा रहता था, लेकिन वहाँ से पेड़ हटा दिए गए और वहाँ बिल्कुल फ्लैट कर दिया हमारे घर वालों ने। तो वो क्या है? पानी जब ट्वेल्व चल रही थी ट्यूबवेल, तब तो ठंडा पानी आ रहा है, लेकिन बाद में क्या है? वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो डिफोरेस्टेशन भी इसका क्या है? कारण है। क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है, पानी गर्म हो जाता है, और इससे कौन इम्पैक्ट होता है? पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि जो छोटे जीव जंतु हैं वो सारे पानी पीते भी हैं और पानी में रहते भी हैं, और उसकी वजह से इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हम जैव विविधता है, जैव विविधता के अंदर सारे आ जाते हैं, अलग अलग स्पेसीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारी आ जाती हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इकोलॉजी को बैलेंस करके रखती है, जितना भी पूरा इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बना के रखती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हेल्प्स इन द हेल्दी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर स्पेसीज इन द इकोसिस्टम, सबको हेल्दी बनाए रखने के लिए काम करती है, हमें भी और सारे स्पेसीज को भी। हाई प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन वेलनेस, तो और किस चीज़ में काम आती है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और हमें ठीक रखने में, हमारे कल्याण में, ह्यूमन वेलनेस में, ह्यूमन वेलफेयर में। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड ह्यूमन विद वल्नरेबल जेनेटिक डाइवर्सिटी बिकॉज जेनेटिक मटेरियल रिजल्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवैल्यूएशन। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन इज क्रिटिकल, यानी बायोडाइवर्सिटी और क्या प्रोवाइड करती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, हर कोई किसी ना किसी तरीके से अलग है। आप लोग जितने बहन भाई होंगे सब में थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस पाएगा, कोई इंटेलिजेंट पा सकता है, कोई डल पा सकता है। आप दूसरे घर देखें, अपने ताऊ चाचा में देखें, तो वहाँ भी आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे जीन आपके अंदर हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे। तो ये क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। कौन प्रोवाइड करती है? हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? गुड इंडिकेटर है हमारे इंटरडिपेंडेंस का और सारे लिविंग बींग्स का, ठीक है।
और इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में तो इसका काम होता ही है। वैल्यूज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो एनवायरमेंट की एजुकेशन दी जाती है उसके मूल्य क्या है? तो भाई उससे अवेयर होते हैं लोग, सब लोग अवेयर होते हैं। जो वातावरण के जो मुद्दे हैं, जो कारण हैं, जो सॉल्यूशन है, उसे लेके उनकी समझ विकसित होती है, लोग अवेयर होते हैं, सशक्त होते हैं, वातावरण को लेके जिम्मेदार रहते हैं, स्टेप्स उठाते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति कदम उठाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कोई भी इनिशिएटिव लेंगे, कुछ भी सपोर्ट करेंगे जिससे कि लॉन्ग टर्म चीज़ें बनी रहें। इक्विटी पे ध्यान देंगे। ठीक है, राइट अबाउट सैलिएंट फीचर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं अब। राइट अबाउट सैलिएंट फीचर कहाँ से शुरू हुए? शॉर्ट, हाँ यहीं से शुरू हुए हैं, 2023 का ही चल रहा है ये, है ना। एक बार देख लेती हूँ वीडियो चल भी रही है क्या। चल रही है। मुझे ये हो जाता है कभी बंद ना हुई हो, डबल मेहनत करनी पड़े। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी, एक एक घंटे 2-2 घंटे की क्लासेस मैंने बनाई और मैं कभी माइक लगाना भूल रही हूँ, कभी मैंने OBS ऑन करना भूल गई, कभी रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, बहुत मेहनत हुई है। राइट अबाउट सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, यानी फीचर्स बताने हैं कि जो हम एनवायरनमेंट को लेके जागरूक करते हैं एजुकेशन के द्वारा, उसके फीचर्स बताने हैं। तो क्या फीचर हैं, कैसे अवेयर करेंगे हम बच्चों को एजुकेशन के द्वारा एनवायरनमेंट के प्रति? तो हम क्या करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करेंगे, अंतर विषय उपागम या अंतर विषय दृष्टिकोण रखेंगे, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाएंगे। बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएंगे, जैसे कि फील्ड ट्रिप करा सकते हैं, टूर करा सकते हैं, यानी जिससे बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें। सामुदायिक सहभागिता यानी कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, आलोचनात्मक सोच, आजीवन सीखना यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो उनके अंदर डेवलप करेंगे। एनवायरनमेंट के प्रति, एनवायरनमेंट को लेके डिफोरेस्टेशन का क्या कारण है, कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी जो पेड़ कट रहे हैं उसका क्या कारण है? तो भाई एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, क्रॉप बढ़ाना चाहते हैं, सब बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कि एग्री बिजनेस हो या फिर लॉगिंग, कि भाई पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, किसके लिए? कि हम फर्नीचर बना सकें, इस तरीके का कुछ भी काम कर सकते हैं, टिम्बर बना सकें, पेपर फैक्ट्री, पेपर इंडस्ट्री लगा सकें, वुड प्रोडक्ट निकाल सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, कि रोड बना रहे हैं, अब ये हाईवे बन रहे हैं, इतने हाईवे बन चुके हैं। ये हाईवे क्या है, जो ये खेत हैं, ये पेड़ हैं, जगह काट काट के तो हाईवे बनाया जा रहा है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग बनाई जा रही है, रोड, डैम्स, अर्बन एक्सपेंशन, शहर कॉलोनी काट दी जा रही हैं। अब इधर यहाँ हाईवे बन रहा है जेवर में, जहाँ हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, किस वजह से, किसके लिए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। यहाँ इतनी सारी कंपनियों का निवेश होगा, एयरपोर्ट के लिए इतनी ज़मीन ली गई है, और जितने भी खेत थे वो कट कट के सबके सेक्टर बन चुके हैं, कॉलोनी बना दिया। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एक कारण है। माइनिंग यानी जो नीचे नीचे सुरंगें बनाई जाती हैं, खनन किया जाता है कोई भी किसी भी तरीके का। या फिर वाइल्ड फायर, अनकंट्रोल, जैसे आग लग गई थी अभी अमेजन फॉरेस्ट में, कौन सी फॉरेस्ट में लगी थी मेरी ध्यान नहीं आ रहा है, तो वाइल्ड फायर की वजह से भी क्या है, डिफोरेस्टेशन होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट है, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर के अंदर लिविंग बींग्स आ जाते हैं, अबायोटिक फैक्टर के अंदर नॉन लिविंग बींग्स आ जाते हैं। इसमें आप फिजिकल एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट भी, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। अजीविक कारक और जैविक कारक इसके मेन कंपोनेंट हैं। What do you understand by radioactive pollution? Radioactive pollution क्या है? Radioactive pollution refers to the release of radioactive substance into the environment such as nuclear waste और fallout from nuclear accident। जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है या न्यूक्लियर कोई भी चीज़ हो रही है, मिसाइल बन रही है, उनसे जो वेव्स निकल रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडियो पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे हमारा पानी भी दूषित हो रहा है, हमारी हवा भी दूषित हो रही है, हमारी मिट्टी दूषित हो रही है, और हमारे ऑर्गेनिजम्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पोल्यूशन क्या है, हमारे लिए भी हार्मफुल है और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। इससे किसके रिस्क बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, और पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है, ये डिसरप्ट हो रहा है। बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। हार्म्स ऑफ फ्लड, यानी फ्लड से, बाढ़ से क्या हानि हो, तो भाई लोगों की जीवन की हानि होती है,
उनके किसी किसी के जीवन खत्म हो जाते हैं, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, उनके घर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट यानी टेम्परेरी होमलेसनेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का तो घर बाढ़ में चला जाता है और जो आसपास के एरिया है वो खाली करा दिए जाते हैं कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तो वो बेघर हो जाते हैं, विस्थापन हो जाता है उनका। हेल्थ रिस्क भी बढ़ता है और एनवायरनमेंट का भी डैमेज होता है, क्योंकि उससे जरूरी नहीं है कि भाई जो ह्यूमंस हैं उन्हीं वही घर से बेघर हो रहे हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी क्या है दूसरी जगह से चले जाते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम सफ़र होता है, पूरा एनवायरनमेंट डैमेज होता है। नीड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस टू एवरीवन इन द सोसाइटी, यानी एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना क्यों जरूरी है सभी को सोसाइटी के अंदर, जिससे कि सस्टेनेबल लिविंग बनी रहे, यानी प्रमोट बिहेवियर, इस तरीके के बिहेवियर को प्रमोट करें जिससे कि जो हम रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें लिमिट में करें, कम करें, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे कम करें, जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है उसे भी कम करने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इस तरीके के कदम उठाए जाएँ, इस तरीके की जिम्मेदारी ली जाए कि हम क्या है नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें कंजर्व कर सकें, बचा सकें, पोल्यूशन को कम कर सकें। पब्लिक हेल्थ, हम इस तरीके के मुद्दे उठा सकते हैं जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इकोनॉमिक बेनिफिट यानी ड्राइव इनोवेटिव इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल हार्म, यानी जो चीज़ें एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं उन चीज़ों को कम कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके। ग्लोबल चैलेंजेस यूज़ कर सकते हैं। डिस्कस ऑन वाटर इन क्राइसिस, या वाटर इन क्राइसिस क्या है, जल संकट में या संकट में जल, कुछ भी बात कहो, यानी पानी जो हम इतना यूज़ कर रहे हैं अगली जनरेशन के लिए कितना ज़्यादा कितना अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें कि पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो वाटर इन क्राइसिस यानी जल संकट में, इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो वाटर स्कार्सिटी यानी जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, उसी तरीके से पानी क्या है कम होता जा रहा है, पानी की शॉर्टेज होती जा रही है। पोल्यूशन की वजह से भी जल संकट में पानी खराब हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट आता है और एग्रीकल्चर रन ऑफ यानी जो कृषि हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है, उससे पानी खराब हो रहा है, या फिर बहुत सारे चीज़ें हैं जिनकी वजह से पानी दूषित हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी जो खराब हो रहा है, बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रही है। एक्सेस इनइक्वलिटी यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन वाटर हर किसी को नहीं मिल रहा, कुछ गरीब लोग हैं, पॉवर्टी की वजह से उन्हें क्या है क्लीन वाटर नहीं पहुंच पा रहा है। और इकोसिस्टम पूरा डैमेज हो रहा है। ओवर एक्सट्रैक्शन एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हार्म एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर पानी खराब हो रहा है तो उससे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। फूड वेब, डिस्कस द फूड वेब अप्रोच। फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फीडिंग इंटरेक्शन बिटवीन अमंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड को क्या बोलते हैं, जो परस्पर संबंध है, वो क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, वो एक दूसरे पे कोई ना कोई डिपेंड है। जैसे हम लोग किस पे डिपेंड है, तो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है ना, सब्जियां हम खाते हैं, और या फिर अगर आटा भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तो ये सब चीज़ कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। तो हम लोग किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। डिपेंड तो क्या है, हम लोग हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी, लेकिन हम क्या है एक दूसरे पे डिपेंड है, सब एक दूसरे पे परस्पर संबंधित हैं। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह होती है, यानी खाद्य जाल क्या है, और ऊर्जा प्रवाह होती है, दिखाता है कि उत्पादकों से शीर्ष शिकारियों तक ऊर्जा को विभिन्न पोषक स्तरों में माध्यम में कैसे स्थानांतरित किया गया है। तो इसकी फोटो मैंने एक लगाई है, आगे दिखाऊंगी। यार मैंने एक फोटो तो रखी थी। देखो, प्रोड्यूसर हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर आए, ये कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, ये इन्हें कंज्यूम करते हैं, टिड्डे इन चीज़ों को खाते हैं जो खरगोश वगैरह होते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर हैं, फिर सांप वगैरह इन चीज़ों को खाते हैं, खरगोश को या छोटे छोटे जानवरों को, चूहों को खा जाते हैं सांप। सांप को कौन खाता है, ईगल खाता है। तो इस तरीके से एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना। और ये एक तरीके का पिरामिड भी है, इकोलॉजिकल पिरामिड। कहाँ गया फूड वेब, ये रहा। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है दूसरे से, एक दूसरे से एनर्जी फ्लो हो रहा है,
एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, यानी प्रोड्यूसर से टॉप प्रीडेटर में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, टर्शरी कंज्यूमर में, फिर टॉप प्रीडेटर में। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एम्फेसाइज द रोल ऑफ डाइवर्स स्पीसीज इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। फूड वेब के अंदर क्या है, अलग अलग रोल हैं, सबके अलग अलग स्पेसीज हैं। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस यानी डेमोन्स्ट्रेट हाउ अल्ट्रेशन इन वन स्पेसीज पॉपुलेशन कैन अफेक्ट द एंटायर फूड वेब एंड इकोसिस्टम, यानी अगर एक स्पेसीज अफेक्ट हो रही है, एक स्पेसीज चेंज हो रही है तो पूरे इकोसिस्टम को वो प्रभावित करती है। कंजर्वेशन एफर्ट यानी इन्फॉर्म स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट की स्पेसीज एंड हैबिटेट्स एंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी और क्या है, हम कंजर्व कर सकते हैं इकोलॉजी का बैलेंस कर सकते हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका हैबिटेट हम अच्छा रख सकते हैं, इन स्पेसीज को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। डिस्क्राइब द हजार्डनेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट डिस्पोज हम करते हैं उसका हजार्डनेस क्या यानी अपशिष्ट निपटान के खतरे का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, जितना भी वेस्ट है उसका क्या और नुकसान है, तो हमारा एनवायरनमेंट उससे गंदा होता है, हमारा हेल्थ रिस्क बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, इन्फेक्शन होता है, पानी भी गंदा होता है, क्लाइमेट भी पूरा इम्पैक्ट होता है, और रिसोर्स डेप्लीट होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन हम तब भी क्या कर देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो उनके नुकसान ही तो हैं ये। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारा पीने का पानी खराब हो सकता है, जलवायु पूरी प्रभाव हो सकती है और संसाधनों की कमी हो सकती है। 4 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये हमने पीछे शायद पढ़ लिया है। 4 कारण क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, इस वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, वन बड़े बड़े। लॉगिंग हो रही है, यानी लकड़ी और कागज उत्पादों के लिए व्यावसायिक लॉगिंग के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों को हटाया जा रहा है। पेड़ हटा के फैक्ट्रीज लगा दी, इंडस्ट्रीज लगा दी, कागज की फैक्ट्री लगा रहे हैं, कॉपी किताब की फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी काटे जा रही हैं, माइनिंग एक्टिविटीज, खनन गतिविधियां करी जा रही हैं, उसकी वजह से भी पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, मेंशन ऑन सेमिनार एज वन मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो सेमिनार किए जाते हैं, जैसे कि कॉलेजेस में सेमिनार होते हैं कि भाई आज का सेमिनार जो है वो एनवायरमेंट एजुकेशन पे है, पर्यावरण शिक्षा पे है, तो क्या है ये सेमिनार एज अ मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, ये एक्सप्लेन करता है। तो सेमिनार में क्या है, एक्सपर्ट अपना ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं वो, जिससे कि हम एनवायरमेंट को लेके अवेयर हो जाएं, है ना। एनवायरमेंटल टॉपिक रखे जाते हैं, उन पे बातचीत होती है एक्सपर्ट के द्वारा, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, Q&A होता है, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर जो लेस एक्सपर्ट हैं, जिन्हें कम नॉलेज है, जो लेस नॉलेजेबल हैं, वो एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब पूरा इंटरेक्शन होता है, अवेयरनेस होता है, मोटिवेशन दी जाती है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी होती है और रिसर्च पे भी काम किया जाता है। कमेंट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो सतत विकास है उस पर टिप्पणी करनी है। तो सतत विकास अगर हम ले रहे हैं, कोई भी सस्टेनेबल डेवलप कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो ग्रोथ है वो बैलेंस रहेगी, एनवायरनमेंट बचा रहेगा, सोशल इक्विटी रहेगी, रिसोर्स जो हैं वो एफिशिएंट रहेंगी और लॉन्ग टर्म विजन हमारा रहेगा। कोई भी हम फैसला लेते हैं, कोई भी हम प्रयास, कोई भी हम प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, तो वो हम क्या है लॉन्ग टर्म के लिए अपनाएंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पेसीज, यानी जैसे कोई भी एक स्पेसीज है, मानो कोई भी मटर की स्पेसीज है या कोई भी सब्जी हो सकती है, तो उसमें अलग अलग जीन्स देखने के लिए मिलती हैं, अलग अलग स्पेसीज देखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ जीन्स, यानी अलग अलग जीन्स पाना किसके अंदर, स्पेसीज के अंदर, एंड कंपाजिंग डिफरेंसेज इन DNA अमंग इंडिविजुअल्स। ये किसी में भी हो सकती हैं, प्लांट में हो सकती हैं, एनिमल्स में हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म में होती हैं, बर्ड्स में होती हैं, क्योंकि हर जगह स्पेसीज अलग अलग पाई जाती हैं, अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पॉपुलेशन एबिलिटी, इससे क्या होगा, कोई नई जीन्स या नया कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, चाहे प्लांट ही हो, कोई एनिमल हो नया आया हो, कोई बर्ड्स हो, कि जो नया मतलब पैदा हुआ हो, तो वो क्या कर सकता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अनुकूल बना लेता है। अब जैसे कहते हैं ना, हम लोग हैं ह्यूमंस, तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, किसी की विल पावर बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत ज़्यादा वीक है, तो सब लोग अलग अलग तरीके के हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पेसीज हैं, जितने ज़्यादा अलग अलग जीन्स पाएंगे, जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी पाएगी, उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। एग्रीकल्चर क्रॉप में भी वैरायटी पाई जाती है, जैसे कि चावल की क्रॉप है, गेहूँ की है, कॉर्न है, तो इनमें भी जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। एनिमल ब्रीड्स जो है एनिमल्स में पाई जाती हैं, जैसे कि डॉग्स की बहुत सारी वैरायटी हैं, रॉडविलर है और कौन सा है पता नहीं,
याद नहीं आ रहा, कैटल हैं, चिकन्स हैं, तो इनमें भी बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसी तरीके से वाइल्ड स्पेसीज में भी, जैसे कि चीता है, एलिफेंट है, फिश है, इनमें भी बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। कोजेज ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हुई है उसका क्या कारण है? CFC है, हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है और नाइट्रस ऑक्साइड है। मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, जो हवा दूषित हो रही है उसका क्या कारण है? तो भाई सड़कों पे इतने ज़्यादा कार ट्रक चीज़ें चल रही हैं, बाइक हैं, कार हम इतनी यूज़ कर रहे हैं, बस इतनी यूज़ कर रहे हैं, ट्रक यूज़ कर रहे हैं, विमान यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे जो गैस निकल रही है उसकी वजह से क्या है, हवा दूषित हो रही है, क्योंकि उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। औद्योगिक गतिविधि, कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है तो उसकी वजह से भी वायु प्रदूषित हो रही है ना। कृषि गतिविधियाँ, कोई भी इस तरीके की हम गतिविधि कर रहे हैं, जैसे कि पशुधन खेती कर रहे हैं, फसल जलाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि अब पुराली जलाने के लिए हमेशा पंजाब को गलत ठहराया जाता है। पंजाब में क्या है कि पुराली जल रही है, वहाँ से प्रदूषण हो रहा है। अब जैसे दिवाली आएगी ना तो प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा, है ना। शहरीकरण की वजह से हो रहा है, बायोमास जलाना, ठीक है, जैसे खाना पका रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोई भी इस तरीके की चीज़ें। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड वेब? फूड वेब से क्या समझते हैं? फूड वेब क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यानी पूरा नेटवर्क क्रिएट होता है फूड चेन का। जितने भी एनिमल्स हैं, जो रिलेशनशिप है पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे इकोसिस्टम का एक पूरी चेन बन जाना, उसे क्या कहलाता है? वो फूड वेब कहलाता है ना। तो फूड वेब क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट इलस्ट्रेट द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ये क्या शो करता है कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। जैसा अभी हमने फूड वेब पढ़ा था, क्या पढ़ा था पीछे, फूड वेब ही दोबारा से हम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में। प्रोड्यूसर से क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर में जाएगी या डिकम्पोजर में जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है, यानी सारे क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पूरी फूड चेन बनी हुई है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखो इस तरीके से ट्रीज क्या है? डियर खा रहा है, प्लांट तो वैसे अपना खाना खुद ही बनाते हैं। डियर को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है, ठीक है। ईगल को कौन खा रहा है? मेंढक को ईगल खा रहा है। इस तरीके से ग्रास ऊपर को मेंढक खा रहा है। टिड्डे, सर्दियों में टिड्डे आते हैं, छोटे छोटे ये आते हैं कीटनाशक, तो इन्हें कौन खाता है? ये जो कीट पतंगे होते हैं इन्हें कौन खाता है? मेंढक खा लेता है। और मेंढक क्या खाता है? छिपकली को भी खा लेता है भाई, है ना। ये तो आपने देखा ही होगा, ये छिपकली मेंढक को खाती है, मेंढक खाता है छिपकली को, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं भाई, भूल गई, ठीक है। और क्या है? ग्रास और घास कौन खाता है? माउस, चूहे खाते हैं। व्हाट शुड बी द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन? तो ये हमने पढ़ लिया है, स्कूल की क्या जिम्मेदारी है, क्या रोल है एनवायरमेंट के प्रति, एनवायरमेंट को लेके जो जागरूक किया जाता है बच्चों को। तो स्कूल क्या करता है? करिकुलम को इंटीग्रेट करते है, यानी जो कोर्स है, जो स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें इस तरीके के टॉपिक डाले जाते हैं जिससे कि बच्चे एनवायरमेंट को लेकर अवेयर हो जाएं। हैंड्स ऑन लर्निंग उन्हें कराई जाती है, फील्ड ट्रिप कराए जाते हैं, गार्डन में लेके जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चिड़ियाघर में लेके जा सकते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स उन्हें दिखा सकते हैं जिससे कि वो एनवायरमेंट को लेकर अवेयर हो जाएं। वैल्यू उनके अंदर डाली जा सकती है कि वो अपने एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं, रोल मॉडल उन्हें दिखाया जा सकता है कि जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है हम कैसे अपना सकते हैं। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड, यानी पर्यावरण खतरे, पर्यावरण खतरों का कारण बताना है। तो पर्यावरण क्यों है खतरे में? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, भूकंप आ रहा है, तूफान है, बाढ़ है, जंगल की आग है, इन घटनाओं की वजह से क्या होता है? पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है, पूरा पर्यावरण का एक तरीके से विनाश होता है, पूरा पर्यावरण अफेक्ट होता है हमारी गतिविधियों से। जो हम लोग काम करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रदूषण कौन फैला रहा है? हम फैला रहे हैं। वन कौन काट रहा है? हम काट रहे हैं। इंडस्ट्रीज कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं। शहरीकरण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो मानवीय गतिविधियों की वजह से भी पर्यावरण खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, यानी बढ़ते तापमान की वजह से, चरम मौसम की घटनाओं की वजह से, समुद्र के स्तर में वृद्धि की वजह से, संसाधनों का दोहन, जो पानी, खनिज और वन जैसे प्राकृतिक साधनों को हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी एनवायरमेंट क्या है? खतरे में है। मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ, मुझे लगता है तुम लोगों को स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी एनवायरनमेंट खतरे में है, तो जनसंख्या भी कम होनी चाहिए, है ना।
नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज हमने पढ़ लिए हैं, तो परिवहन, जितनी भी रेलगाड़ी बस हम चलाएंगे उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होगा, आवाज़ होगी। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनसे आवाज़ आती है। वो रिक्रिएशनल मनोरंजक गतिविधि, हम क्या है, गाने बजा रहे हैं बहुत तेज तेज आवाज़ में, डीजे बजा रहे हैं, बूफर बजा रहे हैं, होम थिएटर, अर्बनाइजेशन की वजह से या फिर घरेलू उपकरण की वजह से। थर्मल पोल्यूशन हमने पढ़ लिया है, जो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, पानी क्या है, गर्म हो जाता है, और जिससे क्या है, पूरा एक्वेटिक सिस्टम अफेक्ट होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है, रेडियो एक्टिव यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से जो रेज आती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, उससे कैंसर हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो सकता है। एसिड रेन का क्या इफेक्ट है, यानी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो पूरा इकोसिस्टम डैमेज होता है अम्लीय वर्षा से। जितने भी लेक हैं, झील हैं, रिवर, नदियां हैं, पूरा इकोसिस्टम। वाटर गंदा होता है, यानी पानी पोल्यूट होता है, तो एसिड रेन क्या करती है, पानी को खराब कर देती है, अनसूटेबल हो जाता है पूरा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए वो सूटेबल नहीं रह पाता, कोरोजन होता है, जलन होती है, ठीक है, और हेल्थ इम्पैक्ट होता है और इकोनॉमिक लॉस होता है। जैसे बिल्डिंग खराब होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होते हैं, मार्बल खराब हो जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर किसकी वजह से डिप्लीट होती है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल इथिक्स एंड वैल्यू, यानी पर्यावरण नैतिकता और मूल्यों से आप क्या समझते हैं। तो एनवायरमेंटल इथिक्स और वैल्यूज़ क्या है, वो मोरल प्रिंसिपल, वो सारे बिलीफ्स, वो सारे विश्वास, वो सारे मूल्य जो किससे जुड़े हों, नेचर से जुड़े हों, नेचुरल चीज़ों से जुड़े हों, एनवायरमेंट से जुड़े हों, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इथिक्स एंड वैल्यूज रिफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल एंड बिलीफ दैट गाइड इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज इन देयर इंटरेक्शन विद इन द नेचुरल वर्ल्ड, यानी वो सारे मूल्य, वो सारी नैतिकता, वो सिद्धांत जो किस चीज़ को गाइड करते हैं, पूरी सोसाइटी को गाइड करते हैं, नेचर से जोड़ते हैं, नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर, यानी इसके अंदर क्या चीज़ें और इन्वॉल्व है, क्या इंक्लूड है कि नेचर की क्या वैल्यू है, नेचर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं किसी ना किसी तरीके से। तो एनवायरमेंटल इथिक्स इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि हमें वो इस सेम बात हर जगह घूम फिर के आती है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ रिसोर्सेज हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, और इस तरीके के कदम, इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए कि हमारा भी फ़ायदा हो और फ्यूचर जनरेशन का भी फ़ायदा हो, यानी सबके वेलबींग में काम किया जाए। एक ग्लास पानी पी लूँ। आजकल मैं क्या करती हूँ, मतलब अगर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत उसमें से कट कर देती हूँ, जैसे बीच बीच में पानी पीना है, बोलना है। लेकिन अब एग्ज़ाम है तो कट करने में, ट्रिम करने में टाइम लगता है। जैसे कि सुबह मैंने किया, उसमें ट्रिम मैंने किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर पे बच्चे आ रहे हैं, दीदी आ रही हैं, तो शोर होता रहता है, तो आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं वन शॉट ही रिकॉर्ड करती हूँ। लाइव इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि लाइव का टाइम नहीं बन पाता कि किस टाइम लाइव करूँ, और घर की कंडीशन भी ऐसी नहीं है। मेंशन इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट, जो खनन होता है, जो सुरंगें बनाई जाती हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर नीचे से निकाला जा रहा है मिट्टी की खदान करके, तो उसका मैन पे और एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, इंजरीज हो सकती हैं, टॉक्सिकल केमिकल एक्सपोज हो सकते हैं, जिससे कि जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। पानी गंदा हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, क्योंकि जब खुदाई करेंगे तो पेड़ भी काटने पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा और जैव विविधता का भी लॉस होगा, ठीक है, और पूरा जो पर्यावरण है वो डिग्रेड होगा, सोयल डिग्रेड, मिट्टी खराब होगी, सोशल डिसरप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फूड वेब हमने पढ़ लिया है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी क्या होती है। वाटर लॉगिंग अकर्स व्हेन देयर इज टू मच वाटर प्लांट इन। अब जैसे कि वाटर लॉगिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो पानी खेतों में थोड़ी भरा रहेगा, वो उतर जाएगा, इतना ज़्यादा पानी भर गया कि उतर जाएगा, और उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, जड़ जो है। अब आप ये देखो, आप अपने घर पे गमला लगाया, आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर दिया, वो पानी सोख नहीं पाया, ओवर हो गया, तो वो क्या होती हैं, जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाते, यानी उनमें एक तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि पौधे को धूप भी मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है, लेकिन वो हरा भरा नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें पानी इतना भरा हुआ है, तो वो होता है जल भराव, वाटर लॉगिंग।
वाटर लॉगिंग तब होता है जब पौधे की जड़ क्षेत्र में बहुत अधिक पानी होता है। देखो वही बात मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने घर के एग्जांपल दे रही हूँ। एक गमला मतलब एक पेड़ हमने लगाया, पेड़ तो बहुत सारे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया, वो पेड़ बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे गल जाते हैं ना, इस तरीके से। फिर वो पानी वहाँ से निकाला, उसमें मिट्टी और थोड़ी सी डाली अलग से, तब उसे थोड़ी सी जान सी मिली, तो जिससे जड़ों को मिलने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो जल, वो सेम बात नीचे लिखी है कि जल भराव तब होता है जब मिट्टी पानी से संतृप्त हो जाती है, यानी पानी ज़्यादा होता है, जिससे जल निकासी में बाधा आती है और सतह या जड़ क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है। ठीक है। और सैलिनिटी से क्या मतलब होता है? सैलिनिटी, तो सैलिनिटी रिफर्स टू साल्ट बिल्डिंग इन सोयल और वाटर, यानी पानी में नमक की मात्रा होना या फिर मिट्टी में नमक की मात्रा होना। ऑफन फ्रॉम इरिगेशन और एवापोरेशन, किसकी वजह से होता है? सिंचाई की वजह से होता है। बहुत बार वाष्पीकरण से, एवापोरेशन की वजह से होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, सोयल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है और पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में भी दिक्कत आती है। बायोडायवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। वाटर पोल्यूशन का क्या कारण है, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है। थर्मल पोल्यूशन का क्या कारण है, फूड चेन हम पीछे पढ़ चुके हैं, वैसे देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, जो खाना अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस कौन करते हैं अपना खाना? प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर उसके बाद प्लांट्स को कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी हर्बीवोर्स, जो सिर्फ हरी सब्जी खाते हैं या हरी चीज खाते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर हम उन्हें प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। हर्बीवोर्स बोलेंगे यानी प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहते हैं, यानी कार्निवोर्स होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो सेकेंडरी पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका एनर्जी फ्लो चलता रहता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। डिफोरेस्टेशन का कोज हमने पढ़ लिया है। बायोडायवर्सिटी की क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये इकोसिस्टम को स्टेबल करके रखती है, इकोसिस्टम सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, हमारे हित में काम होता है। जेनेटिक रिसोर्स यानी अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग जीन्स वाले स्पेसीज इसमें पाए जाते हैं, उन्हें ये प्रिजर्व करती है। इको टूरिज्म और रिक्रिएशन का काम करती है। फूड सिक्योरिटी का काम करती है। सोयल पोल्यूशन का क्या कारण है, तो ये हमने देख लिया है कि इंडस्ट्री की एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मिट्टी खराब हो जाती है। पोल्यूशन बहुत सारा फैक्ट्रीज से आ रहा है, बहुत सारी जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज हो रहा है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, उसकी वजह से मिट्टी खराब होती है। या हम लोग मिट्टी को खराब कर देते हैं, इतने सारे केमिकल खेत में लगा लगा के स्प्रे करते हैं, इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कृषि पद्धतियों की वजह से मिट्टी खराब होती है। या कोई खनन गतिविधि हम इस तरीके की कर रहे हैं, या शहरीकरण हो रहा है, या फिर अनुचित अपशिष्ट निपाटन यानी वेस्ट डिस्पोज हम इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ लिया है। अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, हमारी धूप है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है। एनवायरमेंटल हजार्ड, डिजास्टर पढ़ लिया है। इकोलॉजिकल पिरामिड देख लो, इकोलॉजिकल पिरामिड में डायग्राम बनाया ना, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे? प्रोड्यूसर लिखेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर लिखेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और यहाँ पे टॉप कंज्यूमर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं प्लांट लिख सकते हैं, इसमें ग्रासोपर लिख सकते हैं, इसमें रैबिट लिख सकते हैं, स्नेक और ईगल। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है, एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। तो 3 तरह का पिरामिड होता है, कौन कौन सा? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, नीड ऑफ बायोडायवर्सिटी, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ लिया है। साउंड पोल्यूशन नहीं पढ़ा है। साउंड यानी वही नॉइज पोल्यूशन पढ़ तो लिया है। तो किसकी वजह से होता है नॉइज पोल्यूशन? डीजे बज रहे हैं, है ना, हम सो नहीं पाते हैं नॉइज पोल्यूशन की वजह से। फैक्ट्रीज में नॉइज हो रहा है, या इस तरीके की हमारी एक्टिविटी हो रही है, होम अप्लायंसेज की वजह से, तो ये सारे कारण हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से शोर हो रहा है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है? हमारे कान के पर्दे खराब हो सकते हैं, यानी हमें सुनेगा नहीं। स्ट्रेस हो सकता है, सो नहीं पाएंगे। अब घर के साइड में जागरण हो, चलो जागरण तो भगवान का होता है घर के साइड में शादी हो, डीजे बज रहा हो, तो आप लोग सो पाएंगे नहीं ना, तो क्या होगा? स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकता है। देखो क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी तीसरी चौथी बार आ रहा है। गिव प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो हम जो ये वन्य जीव संरक्षण है यानी वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कुछ सुझाव बताने। तो कैसे कर सकते हैं भाई, इन्हें हानि किस चीज़ से होती है, या तो इनका शिकार हो रहा है लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, या फिर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, तो वाइल्ड लाइफ जो है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए या फिर विलुप्त हो गए, इस वजह से इन्हें दिक्कत होती है। तो कुछ सजेशंस हम क्या सुझाव कर सकते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर लें। तो हम क्या करेंगे, हैबिटेट प्रिजर्व को बढ़ावा दे सकते हैं, लॉज बना सकते हैं इस तरीके के जिससे कि पोचिंग ना हो यानी शिकार ना हो, अत्यधिक या अवैध शिकार नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सब लोगों को एक साथ इन्वॉल्व करके और ऐसे एफर्ट्स लगा सकते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। टूरिज्म प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बना सकते हैं, सेफ माइग्रेशन इनका हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे कदम हम उठा सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन या वन लगा सकते हैं और डिफोरेस्टेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत इनिशिएटिव ले सकते हैं। इन्होंने बोला है कि राइट द नेम्स ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आया है, तो आपको 3 से 4 नेशनल पार्क तो याद होने चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, क्योलेदेव नेशनल पार्क राजस्थान, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार नेशनल पार्क केरला, टडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र। ठीक है, एयर पोल्यूशन का फिर आ गया, थर्मल पोल्यूशन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, एसिड रेन अम्लीय वर्षा हमने पढ़ ली है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सारा हो गया, बस खत्म। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ऑन कर लें। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और जल्दी से हमारी फैमिली को 20,000 कर दीजिए। आप लोग सभी करेंगे, एक एक लोग भी शेयर करेंगे 2-2 3-3 के पास, तो भी 20,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप लोग देख रहे हैं। तो सब लोग अगर शेयर करेंगे मिलके तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन हमारा भी हो जाएगा, मन भी बदलेगा, घर की जो हालात हैं घर में भी थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ 20,000 पे छोटा सा सेलिब्रेशन कर लें और लाइव सेशन देखेंगे, अगर कर पाएंगे तो बातचीत हो जाएंगी, है ना। काफ़ी दिन से आप लोगों से बात भी नहीं हुई, मुझे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेक्शन भी करेंगे। मैं सोच रही हूँ एक चैनल और बनाऊंगी, आप लोगों के पास लिंक शेयर जरूर करूँगी जिसमें हम लोग खुल के बातें किया करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।